जय हिंद एवरीवन। सर चलिए, तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे वॉइसेस, ठीक है। अभी फिर से हम वॉइसेस से स्टार्ट करेंगे। क्लास हुई थी हमारी, ठीक है। तो फिर हम रिवाइज भी आप लोग का हो जाएगा, लंबी छुट्टी भी हो गई थी हमारी, ठीक है। तो चलिए आइए फिर देखते हैं वॉइसेस। ठीक है, ये वॉइसेस हम पढ़ रहे थे और वॉइसेस के बाद एक बार मार्जिन सेट कर लेते हैं। क्या यहाँ तक दिख रहा है ना उसमें? और यहाँ तक कहाँ तक आया? लास्ट तक आ जा रहा है? यहाँ तक नहीं आ रहा, यहाँ तक आ रहा है ना, ठीक है। तो लास्ट टाइम में वॉइसेस पढ़ रहे थे, आपको बताया गया था कि वॉइसेस दो तरह के होते हैं। पहले को आपने कहा था एक्टिव और सेकंड कहा था आपने पैसिव। आपको मैं ब्रीफली बता देना चाहूंगा कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो आपको ये बताया गया था कि कोई सेंटेंस हो जहां पे डूअर इंपॉर्टेंट हो, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क डन। जो काम होता है अगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? डूअर, ठीक है। तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस आप क्या कहते हो? व्हेन वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। कि जो डूअर होता है, अगर डूअर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? वर्क डन। तो आप उसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। मतलब आप सभी को पता है कि जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपके लाइफ में जो इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त कौन है, तो जो सबसे ज्यादा खास होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या उसे आप पहली बार नाम लेते हैं ना। इट मींस यहाँ पे अगर आप एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में आप क्या देख रहे हैं? तो एक्टिव वॉइस में आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? डूअर। वर्क डन से भी इंपॉर्टेंट कौन है? डूअर। इट मींस डूअर का जो प्लेसमेंट होता है इसमें कहां पे होता है? तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसमें कहां पे होगा डूअर? तो डूअर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? वर्क डन। इट मींस इसमें जो डूअर आता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक है। अब डूअर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन वर्क डन को लिखना जरूरी है। वर्क डन को लिखना जरूरी है। मतलब सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में डूअर का मेंशन किया गया हो तो आप उसे पैसिव मानते हैं, और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको क्या बताया गया हो? वर्क डन बताया गया हो, और अगर सेंटेंस के लास्ट में डूअर बताया जाए तो उसे आप क्या कहते हैं? पैसिव कहते हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, इन एग्जांपल्स के थ्रू आप पहचानने की कोशिश करेंगे कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट मैं कहता हूं कि सी इज इन्फॉर्म्ड the police have caught 3 thieves और हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना? अब देखिए, समझिए आप कि यहां पे मैंने कुछ, चलो नंबर लिख दिए। ये 7th क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और ये 7 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको पहचानना है कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, ठीक है। आप देखते हो, आप क्या करते हो, आपको बचपन से पता है, जैसे आप पहले अगर पढ़ते होंगे तो पहले आपको ये पता था कि आप देखते थे कि बाई प्लस डूअर लिखा होता था, आप पैसिव मान लेते थे। लेकिन आपको ऐसा किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद आपको पहचान करना है कि कहाँ पे हमारा कौन सा सेंटेंस एक्टिव है कौन सा पैसिव है। तो आपको इस डिफिनेशन का खासा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर, मतलब जो काम हो रहा है, अगर उस काम को करने वाला इंसान, काम करने वाला इंसान ही होगा, ठीक है। ऐसे कुछ थिंग्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम करते हैं, ठीक है। तो
अगर काम करने वाला जो वर्क हो रहा है, जो परफॉर्म किया जा रहा है एक्शन, अगर उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो डूअर है अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा गया तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर वो डूअर लास्ट में लिख दिया जाए या फिर उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लिख दिया जाए, वर्क डन लिख दिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। आप देखें जरा और हमें बताएं कि जो ये 7 सेंटेंस लिखे गए हैं जिसमें पहला सेंटेंस जो लिखा गया है, ये पहला सेंटेंस क्या है, एक्टिव है पैसिव है? आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। जो क्रिकेट खेलना पसंद है वो किसको पसंद है, मुझे। ये तो ये आई जो है क्या ये वाक्य क्या डूअर है या नहीं है, डूअर है। और अगर इस सेंटेंस का ये डूअर है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर लिखा गया ना, और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर लिखा गया तो क्या ये एक्टिव वॉइस है या नहीं है, एक्टिव वॉइस है। तो इसे आप क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। ठीक है। सेकंड लिखा गया है सेज इन्फॉर्म्ड, उसे सूचित किया गया, उसे सूचित किया गया, उसको सूचना दी गई। तो क्या ये सूचना खुद ये अपने आप को दे रही है या फिर देने वाला कोई और है, कोई और है। इट मींस क्या ये जो सूचना देने का काम किया गया क्या ये सी कर रही है, क्या सी नहीं कर रही। इट मींस करने वाला कोई और है, और जब करने वाला कोई और है तो क्या ये डूअर है, क्या नहीं है। इट मींस ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, वर्क डन। मतलब जो डूअर होगा वो लास्ट में लिखा जाता, पर यहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो क्या ये वर्क डन दिखा रहा है ना, और अगर ये वर्क डन दिखा रहा है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर वर्क डन को लिख दिया जाए, जो काम हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। इट मींस यहाँ पे ये जो लिखा गया ये क्या है, पैसिव वॉइस है। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है कि द पुलिस हैव कॉल्ड 3 टाइम्स। ठीक है, कह रहा है कि चोर ने पुलिस ने 3 चोर को पकड़ा। तो यहाँ पे काम क्या हुआ, चोर को पकड़ना। तो चोर पकड़ने का काम किसने किया है, पुलिस ने। इट मींस क्या ये जो है ये डूअर हुआ या नहीं हुआ। और अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर लिखा गया तो एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है। तो आप इसे क्या कहते हैं, तो आप इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। समझ पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि 3 चोर पकड़े गए, 3 चोर पकड़े गए। क्या चोर खुद को पकड़ा है, पकड़ने वाला कोई और है ना, पब्लिक हो सकती है, पुलिस हो सकती है। इट मींस पकड़ने वाला तो कोई और है, और अगर पकड़ने वाला कोई और है तो ये तो डूअर है नहीं। और अगर ये डूअर नहीं है तो क्या ये वर्क डन है या नहीं है। और अगर ये वर्क डन है तो ये पैसिव वॉइस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। नेक्स्ट है कि से इज ट्रीटेड। ट्रीटेड का आप यहाँ पे मान के चले कि इसकी हिंदी में करना चाहो तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि उसकी इलाज की गई। ठीक है, ट्रीटेड कहने का मतलब कि इलाज करने का, चलो मैं मान लेता हूँ। तो मैंने कहा उसकी इलाज की गई, तो इलाज क्या उसने खुद से किया है, करने वाला कोई और होगा, डॉक्टर होगा। अगर करने वाला कोई और है तो ये तो डूअर है नहीं। और अगर ये डूअर नहीं है तो ये क्या लिखा हुआ है, हाँ वर्क डन है। और अगर ये वर्क डन है तो एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव है। तो आप इसे क्या कहते हैं, तो आप इसे कहते हैं पैसिव। नेक्स्ट है कि यू हैव कलेक्टेड द डेटा। इट्स प्रोनाउंसिएशन, इसके आप प्रोनाउंसिएशन को माइंड कीजिएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन डाटा नहीं होती। मैक्सिमम लोग इसे प्रोनाउंस कर देते हैं डाटा, पर इट्स नॉट डाटा, इट्स डेटा। ठीक है, तो आप इसे डेटा कहते हैं कि यू हैव कलेक्टेड द डेटा। आप बताओ यहाँ पे एक्शन क्या हुआ, डेटा को कलेक्ट करना, पर किया किसने, एक्शन को परफॉर्म किसने किया है, यू ने। इट मींस क्या ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा है, मतलब यू करने वाला डूअर है ना। और अगर डूअर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा हुआ तो क्या ये एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव है ना। तो आप इसे क्या कहते हो, तो आप इसे कहते हो एक्टिव वॉइस। ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है कि शी हैज बीन इंटरोगेटेड। इसका क्या मतलब है कि उससे पूछताछ की गई। तो क्या ये पूछताछ करने वाला खुद अपने आप से पूछ रहा है, क्या पूछने वाला कोई और है ना। और अगर पूछने वाला कोई और है तो ये एक्टिव होगा या पैसिव होगा, पैसिव होगा। ठीक है, तो आप इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचान लेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, और ये सारी चीजें हमने पढ़ी भी थी। ठीक है। सेकंड आप देखिए, आप चलो इसे ही रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए इसके बाद हमें देखना है कि सेंटेंस को हम चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम अब टेंस को उठाते हैं। ठीक है, और टेंस में भी जो पहला आप ट्रांसफॉर्मेशन इसे कह सकते हो कि आप जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। एक्टिव से पैसिव बनाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर पैसिव टू एक्टिव ट्रांसफॉर्म करते हो आप उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, बदलाव को ही। ठीक है, तो आप देखें ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि चेंज इन द structure but the meaning does not change। क्या तात्पर्य है इसका, तो इसका तात्पर्य ये है कि आप स्ट्रक्चर में तो चेंजेस लाते हो। ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप क्या लिखते हो, सब्जेक्ट, वर्ब,
सब्जेक्ट वर्ब आप क्या लिखते हो, वर्ब, और क्या लिखते हो आप, ऑब्जेक्ट। मतलब आप इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग लाते हो, लेकिन जो मीनिंग पहले होती है इसका, वही मीनिंग इसका बाद में भी होना चाहिए। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं पहले टेंस को, और पहला जो टेंस हम देखते हैं उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कहते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसी को आप नाम देते हो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये दोनों कोई अलग अलग टेंस नहीं है, दोनों एक ही टेंस है। ठीक है, तो ये जो एक टेंस है इसका अगर हम एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखें तो इसका एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है, तो इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है, आप सभी को पता होगा कि आप क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम एक जनरल देख लेते हैं कि जनरल हम कैसे चंचल यही टेंस से हम लिखते हैं। तो जो पहला होता है इसका एक्टिव, तो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर आप लिखते हो इसमें क्या, तो V1 लिखते हो, या फिर आप V1 प्लस ACS लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यही करते हैं ना। तो देखिए ये एक्टिव का स्ट्रक्चर, जब इसको आप पैसिव ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो पैसिव कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट को उठा करके लाते, और ये अगर ऑब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्टिव केस में था, पहले किस केस में था, ऑब्जेक्टिव केस में। तो इस ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखते हैं, लेकिन इसके केस को आप चेंज कर देते और क्या कर देते आप, सब्जेक्टिव केस कर देते, क्योंकि ये पहले ऑब्जेक्ट था, अब यही क्या कहला जाता है, सब्जेक्ट कहला जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको 3 ऑक्सिलरी वर्ब लिखना पड़ता है, इज, एम, आर। ये मैं आगे बताऊंगा कि ये आते कहां से हैं। ठीक है, ये इज, एम, आर आते कहां से, में क्यों लिखना पड़ता है, ये आगे हम समझेंगे अभी बेसिक क्लियर करने के बाद। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को उठाया और यहां पे लाकर के इसका केस को चेंज किया, आपने सब्जेक्टिव केस कर दिया। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, तो फिर आप लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, तो इसके बाद फिर ये जो वर्ब है, वर्ब का के थर्ड फॉर्म को लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक सुटेबल प्रीपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं आप, सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल प्रीपोजिशन लिखने का क्या मतलब है, तो ये 5 प्रीपोजिशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला बाय, सेकंड विथ, थर्ड टू, ठीक है, या टू हम लास्ट में लिख लेंगे। आप एट कह सकते हो, इन कह सकते हो, और टू कह सकते हैं। ठीक है, आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल कहां करते हैं। ठीक है, सुटेबल प्रीपोजिशन लिखने के बाद ये बाय कब आता है, तो बाय तब आता है जब अगर आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद ये जो आपने क्या किया, इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर आपने इज, एम, आर लगाया, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिख दिया, अब बचा कौन है, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को आप यहाँ से उठा करके बिल्कुल प्रीपोजिशन के बाद लिख देते हैं, और तब इसका नाम क्या आप देते हैं, एजेंट। एजेंट या फिर आप डूअर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारा एजेंट या फिर जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, अगर वो कोई पर्सन होता है तब आप प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, बाय। अगर कोई वो टूल्स होता है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, या कोई टूल्स होता है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, तब आप क्या लगाते हैं, विद। एट आप तब लगाते हैं जब ये समथिंग होता है। ये समथिंग की बात क्या होती है, ये समथिंग की बात हम अभी आगे समझेंगे। इन आप तब लगाते हैं जब हमारा डूअर या फिर सब्जेक्ट एक्टिव का, ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कोई सोर्स या फिर कोई मीडियम, सोर्स या फिर मीडियम, तब आप प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, इन। और टू कब आता है, जब हमारे पास वर्ब कुछ ऐसे आ जाता है, जैसे कोई वर्ब नो लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, या फिर कॉन्फाइन आ जाए, या फिर रेस्ट्रिक्ट आ जाए, तब आप इसके साथ क्या करते हैं, तब इसके साथ आपको लगाना पड़ता है टू। क्लियर इतनी बातें, ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आप, जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा यहां पे, एक किसी नोज मी, सी नोज मी। सेकेंड लिखा मैंने, राहुल किल्स अ टाइगर। थर्ड लिखा मैंने कि एन एरो किल्स अ टाइगर। ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और मैं लिखूंगा आगे। ये 3 एग्जाम्पल को जरा आप देखें और ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें कि इसे ट्रांसफॉर्म आप कैसे करेंगे। ठीक है, फिर मैं बताता हूं, आप एक बार देख लें। पहला सेंटेंस लिखा गया सी नोज मी, सी नोज मी। सेकेंड है राहुल किल्स अ टाइगर, और थर्ड है एन एरो किल्स अ टाइगर। ठीक है, समझ गए, बन भी गया होगा आई थिंक। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं पहले से। ठीक है, तो आइए देखिए हम ट्रांसफॉर्मेशन इसके करते हैं और कैसे करेंगे हम। तो पहला सेंटेंस आप देखिए लिखा हुआ कि सी नोज मी,
तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यही है ना। तो हमें क्या करना था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे उठा करके लाना था और ऑब्जेक्ट का केस चेंज करके हम क्या करना था, सब्जेक्टिव केस। आप सभी को पता होगा कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पता है आपको, आई। ठीक है, आपने क्या लिख दिया, आई। फिर आप देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या लगाना है, इज, एम या फिर आर, किसी में से एक लगाना है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एम। तो हमने लिखा एम, और जो हमारा वर्ब वन होता है उसे ही हम क्या लिख देते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। इट मींस नो को हम क्या लिखेंगे, नॉन। आप सभी को पता होगा वर्ब के थर्ड फॉर्म नो का क्या होता है, नॉन। ठीक है, तो आई एम नॉन। अब देखिए यहाँ पे आप मिस्टेक से क्या करते हैं कभी कभार, कि आप देखते हैं कि ये जो सी है ये पर्सन है और आप प्रीपोजिशन क्या लगा देते हैं, बाई। लेकिन ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि नो अगर वर्ब के तौर पे आ जाए तब आपको प्रीपोजिशन क्या लगाना है, टू। इट मींस यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए, टू। इसकी वजह क्या है, वर्ब। वर्ब क्या लिखा गया है, नो। इसी वजह से आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू हर, यही लिखेंगे ना आप। क्लियर है। वैसे अगर आप सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो लिखा गया कि राहुल किल्स अ टाइगर, राहुल किल्स अ टाइगर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख पा रहे हो ये सब्जेक्ट है, मतलब ये सेंटेंस का डूअर है। ठीक है, सेकंड वर्ब और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये नाउन है ना, तो नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे अ टाइगर, और टाइगर। अब क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा। आपने लिखा इज, और इसका फिर V3 लगा देते हैं, आप क्या लगाएंगे, किल्ड बाई राहुल, यही लिखेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा होगा कि एन एरो किल्स अ टाइगर, एन एरो किल्स अ टाइगर। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले अ टाइगर लिखोगे आप, अ टाइगर इज किल्ड। यहां तक तो करेंगे ही आप, यहां तक करेंगे ना। अब बात आती है कि यहाँ पे आपने बाई क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या था, पर्सन है। ये जो राहुल है एक पर्सन है, लेकिन आप हमें बताओ क्या ये जो एन एरो लिखा गया क्या ये पर्सन है, पर्सन नहीं, ये कोई टूल्स है ना, टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है। तो और टूल्स और इंस्ट्रूमेंट अगर हमारा सेंटेंस का डूअर बनता है तो हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, विद। इट मींस हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, विद लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं विद एन एरो। देखिए आप ये भी समझिएगा कि इसके जो प्रोनाउंसिएशन है ना, आप क्या कहते हैं, विथ पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, विथ। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन विथ नहीं होती, विथ कहना गलत होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, विद, आधा दो, विद। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल आप समझ गए, इसे रफ करें। चलिए इसके और भी जो प्रिपरेशन बचे हुए हम उनसे रूबरू हो लेते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट आप हमने क्या क्या कर लिया, हमने बाई कर लिया, विद कर लिया, टू कर लिया। अब ये दोनों प्रिपरेशन बाकी है ना, एट और इन। चलिए मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। ये 3 क्वेश्चंस लिखे थे, मैंने चौथा क्वेश्चन लिखा और लिखा मैंने कि सी सरप्राइजेस द टीचर, सी सरप्राइजेस द टीचर। फिफ्थ मैंने लिखा हर आंसर सरप्राइजेस द टीचर। और मैंने सिक्स्थ लिखा कि दिस बॉक्स कंटेन्स, या बॉक्स के जगह पे आप लिख दें जार, दिस jar contains 3 snakes। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जांपल्स और दिए हैं, आप जरा इन्हें सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए पहला एग्जांपल लिखा गया कि दिस सरप्राइजेस द टीचर। यहां जो टीचर सरप्राइज हो रहा है वो किससे हो रहा है, उस लड़की से हो रहा है जिसने आंसर किया। ठीक है, मतलब यहाँ जो सरप्राइज करने वाला है वो क्या कोई पर्सन है या नहीं है, पर्सन है ना। तो आप इसे कैसे लिखोगे, जब इसे ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आप लिखोगे द टीचर इज सरप्राइज्ड बाई आएगा ना, क्योंकि ये पर्सन है ना, बाई द टीचर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं कि सरप्राइज के साथ फिक्स प्रिपरेशन एट आता है, इसी वजह से आप यहाँ पे एट लगा देते हो, जबकि हाँ
सॉरी लास्ट में यहाँ पे हाँ हर आएगा, यहाँ पे भाई हर आएगा, क्योंकि सी की वजह से लगाना ना, क्योंकि टीचर खुद को थोड़ी सरप्राइज कर रहा है, सरप्राइज करने वाला कोई और है ना। ठीक है नेक्स्ट, लेकिन आप देखते हैं फिक्स, आप ये याद रखिएगा कि ऐसे अगर प्रिपरेशन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाए तो आपको सरप्राइज के साथ ऐट लगाना है, क्योंकि वो आपसे प्रिपरेशन वाला पूछता है, वो अलग क्वेश्चन होते हैं, वो पैसिव से नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन पैसिव में सरप्राइज के साथ आप बाई भी आता और ऐट भी आता, लेकिन उसके सिचुएशंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप सरप्राइज के साथ बाई कब लगा सकते हैं, जब यहाँ पे जो डूअर है वो पर्सन है, लेकिन एट आपको तब लगाना होगा जब डूअर पर्सन नहीं होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि हर आंसर सरप्राइज इज द टीचर, मतलब यहाँ पे जो टीचर है क्या उस लड़की से सरप्राइज हो रहा है, फिर लड़की के आंसर से हो रहा है, उसके आंसर से हो रहा है ना। और जब उसके आंसर से हो रहा है तो उसका क्या आंसर, अच्छा देखो ये आंसर जो है ये दो तरीके से पढ़ा जाता है, आंसर भी कहते हैं आंसर भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन वैलिड है। जो ब्रिटिश इंग्लिश उसमें हम इसको आंसर कहते हैं, और जो अमेरिकन इंग्लिश है वहां पे इसको आंसर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप कि हर आंसर जो लिखा है क्या कोई पर्सन है, क्या हर आंसर जो लिखा है क्या कोई पर्सन है, क्या कोई टूल्स है, क्या कोई इंस्ट्रूमेंट है, क्या कोई सोर्स है, क्या कोई मीडियम है, नहीं है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समथिंग। और जब ये समथिंग होता है तो इसी वजह से इसके साथ प्रीपोजिशन हम क्या लगाते हैं, एट। समझ पा रहे हो, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे कि द टीचर इज सरप्राइज्ड, द टीचर इज सरप्राइज्ड एट हर आंसर, एट हर आंसर, यही आएगा। नेक्स्ट है कि दिस जार कंटेन्स 3 स्नेक्स। आप हमें बताएं कि यहाँ पे जो डूअर है वो कौन है, दिस जार। ठीक है, दिस जार, तो आप हमें बताएं कि अगर दिस जार डूअर है तो यहाँ ये दिस जार क्या है, समथिंग है। सब्जेक्ट तो है पर इसमें से क्या है, वो पर्सन है, टूल्स है, समथिंग है, सोर्स है, मीडियम है, क्या है, सोर्स है ना, क्योंकि एक रखने का एक माध्यम है, एक माध्यम है ना। और जब ये माध्यम है तो इसके लिए आपको जो प्रिपरेशन लगाने होंगे, यहाँ पे 3 स्नेक्स लिखे हैं तो मैंने क्या लिखना होगा, 3 स्नेक्स आर कंटेंट, कंटेंट क्या आएगा यहाँ पे प्रिपरेशन, इन आएगा, इन दिस जार। तो आपको ये रटना नहीं है, क्योंकि आप जब होते हैं जूनियर क्लासेस में, जैसे 9th में होते हैं या फिर आप पहले पैसे पढ़ाए जाते हो तो आपको सिर्फ एक ही प्रिपरेशन बताया जाता है बाई, जबकि ऐसा नहीं कि 5-5 प्रिपरेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, इससे भी अधिक हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, तो हम आगे मूव करें इससे, चलिए पेज, नेक्स्ट टाइम से इसको ऐड ही कर लेंगे, डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। चलिए आइए नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं तो ये हमने पहला टेंस पढ़ा अभी, और पहला टेंस हमने क्या पढ़ा, तो पहला टेंस पढ़ा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा भी था। अब नेक्स्ट जो टेंस आता है हमारा जो सेकंड है, वो सेकंड टेंस होता है जिससे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कहते हैं इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके और भी नाम होते हैं, उसके नाम पे हमें नहीं जाना, जैसे उसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, वैसे इसका और भी नाम होता है पर उतना हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब इसको हम एक्टिव लिखते हैं तो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए आप। तो जब आप इसका एक्टिव वॉइस लिखते हैं तो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर लिखते हैं मेरे भाई, क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के नाम पे आप क्या लिखते हैं, इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर आप क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऐसा ही लिखते हैं ना आप, ठीक है। तो देखिए जब इसको आप पैसिव ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसको एज इट इज लिखते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, हाँ चेंजेस सिर्फ इतना आता है, क्या आता है कि आप यहाँ अभी जो लगाते हैं, आप जैसे यहाँ पे कोई लिखा हुआ आई, तो आई के अनुसार हम क्या लगाएंगे, एम, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम पे क्या लिखा गया है, हर। तो हर का जब सब्जेक्टिव केस आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी। तो क्या सी की वजह से फिर आप इज लिखेंगे क्या, सॉरी एम लिखेंगे क्या, इज लिखना पड़ेगा। तो क्या ये चेंज हो रहा है ना, तो ये चेंज होता है, लेकिन कैसे होता है, तो ये अब इसको आप सब्जेक्टिव केस लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये अब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा ना कि सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, इस वजह से आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। चेंज हेल्पिंग वर्ब के नाम पे अभी भी क्या आएगा, तो इज, एम,
आर ही आएगा, लेकिन पहले ये सब्जेक्ट के अनुसार आ रहा था, अब ये किसके अनुसार आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर जब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो देखिए जो पैसिव का मेन स्ट्रक्चर होता है, वो पैसिव का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है समझिएगा। यहां से आप पैसिव के लिए सिर्फ आपको इतनी बातें याद रखनी होंगी कि बी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जहां पे भी आपको ये फॉर्म दिख जाए वो पैसिव होता है। आपको कुछ सोचना ही नहीं कि वहां पे सब्जेक्ट है, डूअर है नहीं है, प्रीपोजिशन है, क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना। सिर्फ आपको देखना है कि कहीं पे आपको लिखा हो मिल जाए बी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो क्या कहलाता है, पैसिव कहलाता है। तो आपको समझना होगा कि ये बी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है। देखिए, तो बी फॉर्म आपको जब मैं बेसिक पढ़ाता हूँ उस टाइम भी बताता हूँ कि बी फॉर्म जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। इसके 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2 और V3। ठीक है, इसका जो V1 होता है वो होता है इज, एम, आर और बी। ठीक है, इज, एम, आर जो होते हैं ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, और बी जो है ये कहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये फ्यूचर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसका जो V2 होता है वो क्या होता है, वॉज और वर, वेयर नहीं वर, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन वेयर नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं, वर कहते हैं। ठीक है, और वर्ब का बी फॉर्म का जो वर्ब 3 है वो क्या कहलाता है, बीन। अब समझिएगा यहाँ पे आप। ठीक है, अभी मैं पीछे भी ले जाऊंगा आपको, जो आपने इस्तेमाल किया था एक्टिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट के, एक्टिव में V1 लिखते थे और V1 प्लस एस लिखते थे, जब पैसिव बनाते थे तो आप इज, एम, आर लगाते थे। वो कहां से आती है, उसकी वजह क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ तक जो चेंजेस किए हैं पैसिव, एक्टिव से पैसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, सब्जेक्टिव केस में लिखा, फिर यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे वो सब्जेक्ट के अनुसार लगा रहे थे, लेकिन अब हमें किसके अनुसार लगाना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसी वजह से हमने क्या लिखा, चेंज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और फिर जब आप आगे मूव करते हैं ना इससे आगे, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ से आगे जैसे मूव करते हैं तो आपको लिखा हुआ वर्ब किस फॉर्म में मिलता है, आईएनजी फॉर्म में। तो मैंने क्या कहा कि जब आप पैसिव लिखते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आप किसको बनाते हैं, मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब यही है ना, मेन वर्ब वो होता है विच स्टेट्स एक्शन, जो एक्शन को बताता है उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तो यही है। तो मैंने क्या कहा कि मेन वर्ब को लिखने से पहले हमें पैसिव में क्या लिखना है, बी फॉर्म। तो आपने मेन वर्ब देखा यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा हुआ, आईएनजी फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में ना। और जब मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में तो हमें बी फॉर्म भी किस फॉर्म में चाहिए, आईएनजी फॉर्म में। तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, बिंग, बिंग होगा ना। तब आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो आप लिखते हैं यहाँ पे बिंग, और इस वर्ब के थर्ड फॉर्म को फिर आप लिखते हैं, और फिर आप एक प्रीपोजिशन लिखते हैं, जो प्रीपोजिशन आपको पीछे बताया गया था कि वो 5 प्रीपोजिशन सिचुएशन के अनुसार कौन से हमें कहाँ लगाने हैं। और फिर आप इसके बाद ये जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को आप एक नाम देते हैं, और क्या देते हैं, आप एजेंट के नाम से इसको लिख देते हैं, या फिर आप डूअर भी लिख सकते हैं, एजेंट कुछ और नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका केस क्या होगा, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन है, और बेसिक क्लास में आपको बता दी गई है कि अगर प्रीपोजिशन हुआ तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं तो ये किस केस में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। इट मींस ये प्रीपोजिशन के बाद जब भी हम नाउन लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। क्लियर इतनी बातें। तो ये पैसिव का आपको ये बात समझ में आई होगी आई थिंक कि ये बिंग आता कहां से, आया समझ में। देखिए अब समझिए, अब आगे के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, एक मैं नेक्स्ट टेंस ले रहा हूं, ये आगे के आप स्ट्रक्चर खुद ही बता पाओगे। मैं तीसरा टेंस लेता हूं जिसे आप कहते हो प्रेजेंट परफेक्ट। आप समझिएगा, अगर आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि ये बिंग आता कहां से है, तो इस टेंस का आप पैसिव खुद बता देंगे कि कैसे इसका पैसिव क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे देखिए आप, अगर इसके एक्टिव वॉइस की हम बात करें तो आप सभी को पता है कि इसके एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो आप सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज लिखते हैं, या फिर हैव लिखते हैं, और फिर हम क्या लिखते हैं, V3, और फिर हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, यही लिखते हैं ना। तो अब इसका आप पैसिव कैसे बनाते हैं, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो देखिए अब बताने की कोशिश करेंगे कि पैसिव आप कैसे बनाते हैं। तो पैसिव के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। इट मींस मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके मैं सब्जेक्टिव केस में लिख दूंगा, यही। लेकिन क्या आप हेल्पिंग वर्ब के साथ छेड़छाड़ करते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिखते हैं। लेकिन हाँ, इतनी बस चीजें आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ ये सब्जेक्ट के अनुसार आ रहा था, लेकिन अब इसको किसके अनुसार आना होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे अगर यहाँ पे आई होता तो हैव लिखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा होता, और यहाँ अगर हर लिखा होता तब यहाँ पे सी आएगा, तो सी के अनुसार हमें क्या लगाना होगा, है। तो यहाँ पे ये चेंज हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, तो मतलब आप इसे एज इट इज लिखते हो, हैज और हैव लिखते हो। लेकिन आप इसको कर लिए, देखिए आप इसको कर चुके हैं, इसको कर चुके हैं, अब इस पे आते हैं, आप मेन वर्ब पे आते हैं ना। तो मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखा हो, V3 फॉर्म में। तो मैंने क्या कहा है कि पैसिव लिखने से पहले जब भी आप मेन वर्ब को लिखते हैं, मेन वर्ब से पहले आपको क्या चाहिए, बी फॉर्म।
तो आपने देखा मेन वर्ब हमारा किस फॉर्म में है, VK3 के फॉर्म में, तो बी फॉर्म का V3 क्या आता है, बिन। तो क्या हमें यहाँ पे बिन लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? उसके बाद फिर हम इस वर्ब के थर्ड फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही छोड़ देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम इसके बाद क्या करते थे, प्रीपोजिशन लिखते थे, और फिर हम क्या लिखते थे, एजेंट लिखते थे, वही करते थे ना। तो ये कैसे पैसिव का स्ट्रक्चर बनता है, आपको समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अब मैं फिर से वापस आ रहा हूं, और वापस किस पे आ रहा हूं, तो पहला जो हमने सीखा था, और पहला हमने कौन सा सीखा था, अरे भाई ये तो पूरा ये हो गया, ठीक है। तो पहला हमने सीखा था, और पहला हमने कौन सा टेंस सीखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको अभी ये नहीं बताएगा कि ये इज एम आर आते कहां से हैं, तो हम इज एम आर पे आते हैं और इज एम आर के बारे में देखते हैं कि ये कहां से आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब अभी जो आपने सीखा था पीछे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो आपने देखा था, और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपने क्या देखा था, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपने देखा था कि आप सब्जेक्ट लिख रहे थे, फिर आप V1 या फिर V1 प्लस ACS लिख रहे थे, और फिर आप क्या लिख रहे थे, ऑब्जेक्ट लिख रहे थे, यही कर रहे थे आप। और मैंने आपको पैसिव अभी रटाया था कि आप इसका पैसिव कैसे करते हैं, अभी आप समझेंगे। आपने देखा ये क्या है लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आप उठाते हैं और ऑब्जेक्ट का केस चेंज करके आप क्या लिख देते हैं, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। लेकिन आप हमें बताएं, क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है? और जब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो क्या आप यहाँ पे लगाएंगे, नहीं। तो आप डायरेक्ट मेन वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि मेन वर्ब को लिखने से पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, बी फॉर्म। आपने देखा, और बी फॉर्म कौन निर्धारित करता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब किस फॉर्म में है, V1 में। तो बी फॉर्म का V1 क्या होता है, इज एम आर होता है ना। प्रेजेंट में मैंने बताया कि प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, तो इज एम आर लगाते हैं ना। तो क्या हमें यहाँ पे इसके अनुसार इज एम आर लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ये आ कहां से रहा है, ये बात समझ रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद ये V1 किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में। और फिर आप क्या कर रहे थे, प्रीपोजिशन लिख रहे थे, और फिर आप क्या लिख रहे थे, एजेंट लिख दे रहे थे, यही कर रहे थे ना। तो ये आप समझ पाएंगे कहां से आता है, ठीक है। तो हमने तीन अभी पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट। अब चौथे पे हम आते हैं। चौथा हमारा स्ट्रक्चर कौन सा होगा, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में भी देख लेते हैं, समझिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए समझिए। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में देखते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आप एक्टिव वॉइस में अगर आप देखते हैं, एक्टिव वॉइस आप टेंस में पढ़ा होगा इसका स्ट्रक्चर, और आपने क्या पढ़ा होगा, और पैसिव में भी हम इसका बनाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्टिव में आप क्या लिखते थे, तो पहले सब्जेक्ट लिखते थे आप, हैज या फिर हैव लिखते थे, फिर आप बिन लिखते थे, और फिर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते थे, यही करते थे ना। बाकी हमें आगे की चीजें यहाँ पे ऑब्जेक्ट से हम डिनोट कर देते, बाकी आगे चीजें आती थी, फॉर्सिंग ये सारी चीजें आती थी, ठीक है। तब आप देखिए, जब इसको आप पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले आपने लिखा ऑब्जेक्ट को, फिर आप ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम एज इट इज लिख देते हैं। वैसे हम हैज या फिर हैव लिख देंगे, ठीक है। बस ये चेंज होगा क्योंकि पहले ये सब्जेक्ट के अनुसार आता, अब इसे किसके अनुसार आना होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फिर उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, बिन लिखेंगे। और जैसे बिन लगा करके हम बिन लिखने के बाद आगे मूव करते हैं, तो क्या हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही है,
रोहन हैज डोनेटेड 3000 रुपीज। कैमरा ऑफ हो गया था ना, कोई नहीं। Raju asked a question. Fourth है, we are writing these letters. और फिफ्थ है, मोहित लव्स श्रेया। देखिए ये 5 एग्जाम्पल आप बनाए, 5 एग्जाम्पल ये बनाए आप। देखिए फिर जो पहला एग्जांपल लिखा गया है कि से इज प्लेइंग क्रिकेट। इसे आप कैसे बनाएंगे, तो आप इसे देखिए कैसे बनाना है। तो आपने जो अभी देखा है उसी के आधार पर आप इसे सॉल्व करेंगे। क्या आपने देखा था अभी कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पता आप सभी को। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रिकेट लिखेंगे ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी के अनुसार भी आप इजी लगाएंगे और क्रिकेट के अनुसार भी क्या आएगा, इजी आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर कुछ और होता तब आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत थी। तब आप लिखोगे क्रिकेट इज। फिर अब देखिए यहाँ पे आपने इस एज को लिख दिया। अब ये मेन वर्ब पे पहुंचे ना आप, और मेन वर्ब पे पहुंचने से पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, बी फॉर्म। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो मेन वर्ब लिखा हुआ किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म में। और अगर ये आईएनजी फॉर्म में है तो हमें मेन वर्ब का भी क्या लगाना होगा, सॉरी बी फॉर्म का भी क्या लगाना होगा, आईएनजी फॉर्म लगाना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बिंग। देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये समझ चुके होंगे कि बिंग कहां से आएगा तो, ठीक है। तो आपने लिखा कि क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाय हर। आप देख पा रहे होंगे कि ये हर जो है पर्सन है, और पर्सन के लिए हम क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। मैक्सिमम टाइम्स यही होता है कि आपसे बाई का ही यूज पूछा जाता है, ठीक है। बहुत से बहुत अगर पूछा तो विद पूछ लिया, और अगर कुछ जैसे नो दे दिया तो नो के साथ उसने टू पूछ लिया, बस। जैसे लिखा हुआ कि रोहन हैज डोनेटेड 3000 रुपीज, ठीक है। तो आप इसे सबसे पहले, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये जो तमाम लिखे गए ये 3 वर्ड्स में क्या लिखे गए, ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 3000 रुपीज, 3000 रुपीज। आप देखिए यहाँ पे आप ये रोहन के अनुसार क्या लगा रहे थे, हैज, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो हमें लिखना ही है, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज नहीं होता। तो आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ रोहन के अनुसार लिख रहे थे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप लिखा हुआ 3000 रुपीज, जो कि प्लूरल है ना। अगर ये प्लूरल है तो आप हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे, हैव लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 3000 रुपीज हैव। फिर आपने देखा कि जो डोनेटेड लिखा गया ये V3 है ना, क्योंकि हैज और हैव के बाद जो मेन वर्ब होती है वो किस फॉर्म में आती है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में आती हैं। तो आपको ये मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म लगाना होगा ना। तो बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। तो आप क्या लिखेंगे, बीन। बीन आपने लिखा 3000 रुपीज हैव बीन। अब ये डोनेटेड ऑलरेडी V3 में लिखा हुआ है, डोनेटेड बाय रोहन। आइए नेक्स्ट लिखा गया राजू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपने देखा अ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आपको क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, नहीं। तो आप डायरेक्ट इस पे मेन वर्ब पे आएंगे ना। तो मेन वर्ब जो हमारा लिखा गया है V1 है V2 है, V1 है तो V1 लिखना होगा ना हमें बी फॉर्म का। तो बी फॉर्म का V1 क्या होता है, इज एम आर। तो अ क्वेश्चन के अनुसार क्या आएगा, इज एम आर में क्या आएगा, इज आएगा। तो आपने लिखा इज। और ये जो आस्क है, आस्क को हम V3 में चेंज करेंगे ना, हम चेंज करके क्या लिखेंगे, आस्क्ड, ठीक है। और क्वेश्चन इज आस्क्ड। अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, बाय राजू, ठीक है। नेक्स्ट कि वी आर राइटिंग दिस लेटर्स, वी आर राइटिंग दिस लेटर्स।
आप देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिस लेटर्स को, ठीक है, आपने लिखा दिस लेटर्स, ठीक है। अब देखिए ये वी के अनुसार वी भी प्लूरल है और दिस लेटर्स भी प्लूरल है, और अगर दोनों प्लूरल है तो वो आर का आर ही रह जाएगा ना। तो आप क्या कर देंगे, दिस लेटर्स आर, और जैसे ही आप आर लिखे आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म पे पहुंचते ना, जो कि मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो बी का भी फॉर्म चाहिए हमें आईएनजी फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख दिया हम बीइंग, और बीइंग जैसे ही हो गया अब ये क्या करेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस बना दिया ना आईएनजी आकर के। तो ये हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, रिटन बाय अस। नेक्स्ट है कि मोहित लव्स श्रेया, मोहित लव्स श्रेया। तो ये क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप श्रेया को मेंशन करेंगे, और श्रेया को मेंशन करके सबसे पहले आप लिखेंगे श्रेया, ठीक है। एक मिनट, आप लिखेंगे श्रेया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा गया है तो क्या आप डायरेक्ट बी फॉर्म लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो मेन वर्ब से पहले यहाँ पे ये जो मेन वर्ब लिखा गया किस फॉर्म में लिखा गया, एक्टिव में, V1 फॉर्म में, V1 या V5 भी आप कह सकते हो। V1 प्लस ACS को आप मान के चले कि V1 का ही फॉर्म होता है, ठीक है। अब V5 भी कह सकते हैं, लेकिन V1 प्लस ACS कहते हैं तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़ते हैं उसमें V5 और V4 नाम का कोई वर्ब नहीं होता, ठीक है। तो इससे आप V1 प्लस ACS कह लें, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लिखा गया है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये लफ्ज जो लिखा गया V1 प्लस ACS है, मतलब सिंगुलर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, इज लिखेंगे ना, आपने लिखा इज, और इस लफ्ज को आप किस में चेंज कर देते हैं, लव्ड बाय मोहित। क्या इतना सही है, यही होगा ना, ठीक है। बाकी हमने प्रेजेंट को देख लिया, अब हम पास्ट पे कल मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जॉइन टू ऑल ऑफ यू।